नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। रविवार का दिन घड़ी में बजे 11:15 और लेकर आ गया मैं आपके लिए इकोनॉमिकम का नया संस्करण। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात की किस्त इस बार बड़ी रोमांचक है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी किस्त है जो जानना समझना इस समय ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि माहौल इस समय देश में बाजार में वैसा ही चल रहा है। आप शायद अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। वो मुद्दा होगा अदानी समूह के खून खच्चर, तबाही, बिकवाली, आप जो कहना चाहें उससे जुड़ा। लेकिन उससे पहले हम अर्थात पर आगे बढ़ें। क्या होगा अर्थात में, किन लोगों के लिए अर्थात होगा, उससे पहले आपको बता दूं इकोनॉमिकम में क्या क्या होगा। इकोनॉमिकम में हर बार की तरह सबसे पहले चर्चा अर्थात पे, उसके बाद आपके सवाल, अंशुमान जी के जवाब, फिर आपकी इनकम की बात। इनकम के बाद किस्सों के सिक्के की झलक। क्या किस्सा लिखा है इस बार अंशुमान जी ने, और चलते चलते एक खास वेब सीरीज के बारे में अंशुमान जी बताएंगे कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कहां कौन सी वेब सीरीज देखी जो देखने लायक है, जो वो रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप लोग भी देखें। तो शुरुआत करते हैं अब अर्थात की। आज के अर्थात में आप मिलेंगे एक मनोहर लाल जी से। मनोहर लाल जी जैसे बहुत सारे लोग आजकल इन दिनों हमारे आपके आसपास हैं। दरअसल मनोहर लाल ने भी अपनी गाढ़ी कमाई बचत को अदानी समूह के शेयरों में लगा रखा था। तो आज का अर्थात उन लोगों को देखना जरूरी है जो अदानी समूह के निवेशक हैं, उन लोगों को देखना जरूरी है जो शेयर बाजार को करीब से देखते हैं, उन लोगों के लिए भी आज का अर्थात है जो भारत के कॉरपोरेट के चेहरे को, भारत के कॉरपोरेट की साइकिल को, ग्रोथ साइकिल को समझना चाहते हैं। ये अर्थात कई मायने में आपके बहुत सारे जाले ऐसे होंगे जो साफ कर देगा। आपको केवल ये पता नहीं चलेगा कि अदानी समूह के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि आपको ये पता चलेगा कि ये जो लंबी फेरिस्त चली आ रही है पुरानी कंपनियों की, जिन एक के बाद एक भारत में हम देखते हैं हर 3-4 साल में कोई एक बड़ा समूह एकदम धप्प से बैठ जाता है, तो उसके तार कहां से जुड़े हैं, ऐसा क्यों होता है। ये तमाम सवाल आज आपके अर्थात में, जब आप अर्थात पूरा सुन लेंगे, इकोनॉमिकम पूरा देख लेंगे, तो इन सब के जवाब आप बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखकर ले जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं मनोहर लाल जी से। क्या दुविधा है सर मनोहर जी की? इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। अडानी समूह हमारी चर्चाओं के केंद्र में है, हमारे टॉप ऑफ द माइंड में मौजूद है। हम आज क्या हो रहा है इससे ज़्यादा आपको ये समझाने की या ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ कि क्यों ऐसा हो रहा है, और इसके लिए हमें मनोहर लाल जी हमारी मदद के लिए हैं। मनोहर लाल जी हमें पिछले 2-3 दिनों में कई बार मिले, अलग अलग तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से फ़ोन किया। मनोहर लाल जी शुभम स्टॉक मार्केट के बारे में उतना ही जानते हैं जितना अंतरिक्षयान के बारे में उन्हें मालूम है, जितना उन्हें रॉकेट के बारे में मालूम है। बस फ़र्क इतना है कि उन अंतरिक्षयान में कभी बैठे नहीं, उन्हें शायद कभी बैठ पाएंगे अपने पूरे जीवन में, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के कहने पर अडानी के शेयर खरीद लिए थे, अडानी के स्टॉक में निवेश कर दिया था। मकसद उनका बड़ा पवित्र था, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो उन्हें लगा था कि अडानी का स्टॉक्स आगे बढ़ता रहेगा, मौके पर इसको बेच लिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे इन्वेस्टर भारत में भविष्य में, जिसको कि हम बाजार की थोड़ी सी फैशनेबल जबान में थीमेटिक इन्वेस्टिंग कहते हैं, तो वो भारत की जो थीमेटिक इन्वेस्टिंग वो बेटी की शादी से शुरू होती है। तो उनकी थीमेटिक इन्वेस्टिंग थी अडानी के स्टॉक्स में निवेश की, इसमें स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे, उन्हें आगे बेटी की शादी के लिए बचत मिल जाएगी। यानी आप ये ध्यान समझें कि मनोहर लाल की जितनी भी बचत थी उसका एक बड़ा हिस्सा परोक्ष रूप से गौतम अडानी संभाल रहे थे। गौतम अडानी के पास मनोहर लाल की बचत सुरक्षित थी। गौतम अडानी जो कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उसमें मनोहर लाल की बचत लगी हुई थी। अब आप कहेंगे कि मनोहर लाल इतने कम समझ थे? नहीं, मनोहर लाल इतने भी कम समझ या ना समझ नहीं थे। जब उनका बेटा उनसे स्टॉक खरीदने के लिए कह रहा था तो उन्होंने अपने बेटे के साथ ब्रोकर से बात की थी। जितना थोड़ा बहुत वो जानते थे, बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, उसके आधार पर उन्होंने ब्रोकर से कुछ बुनियादी सवाल पूछे थे। बेचने वाले ब्रोकर ने, एनालिस्ट ने सलाह दी थी, अरे भाई बाबूजी, अडानी समूह के स्टॉक में तो LIC ने भी निवेश कर रखा है, देश भर के बैंकों ने कर्ज दे रखा है, इतने प्रोजेक्ट अडानी समूह के पास हैं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? उस ब्रोकर ने कुछ और भी बातें बताई थी जो अडानी समूह के बारे में उनके भरोसे को मजबूत कर सकें, ये बता सकें। उन्होंने बताया था, ब्रोकर ने बताया था कि कौन कौन सी वजह हैं जिसके कारण अडानी समूह की कंपनियां शेयर बाजार की चहती हैं। शेयर बाजार में कुछ भी हो, लेकिन अडानी समूह में लोग पैसा लगाते हैं। मनोहर लाल ने फिर भी थोड़ी अपनी तरफ से कोशिश की, विचारों ने कुछ एक वीडियो भी देखे जो बाज़ार में एनालिस्ट्स के आते हैं। वहाँ तो सब जगह अडानी समूह, वाह वाह क्या बात है,
जैसी स्थिति थी, सारे ब्रोकर, सारे लोग सब आप बता रहे थे कि वाह वाह क्या बात है। उन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि कंपनी इतने कर्ज में डूबी हुई है, कंपनी के कारोबारी फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के कामकाज में प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग में पारदर्शिता के सवाल हैं। तो सब था कि ये वाह वाह क्या बात है चल रही है। अब जब अडानी समूह के शेयरों में उनकी लगाई गई पूंजी ही 1/3 रह गई है, 1/3 पूंजी डूब गई है उनकी, तो अब मनोहर लाल जी कुछ समझने बूझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इधर से ढूंढते हैं, कुछ उधर पढ़ते हैं, कुछ अखबारों में से मोटा मोटा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ खबरें समझने की कोशिश करते हैं। मनोहर लाल जी आम भारतीय हैं, आम भारतीय साजिशों वाली कहानियों से ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, सबसे पहले प्रभावित हो जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमको सबसे पहले प्रभावित करती हैं। तो शुरुआत में तो उन्हें लगा कि अडानी समूह के खिलाफ एक विदेशी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिस साजिश के कारण ये सब हिला दिया गया है और उसका है। पर जैसे जैसे वक्त बीता, दुनिया भर के बैंक अडानी समूह से दूरी बनाने लगे। LIC ने भी पूछताछ शुरू कर दी। LIC ने भी कहा कि हम आगे निवेश नहीं करेंगे। समूह के कामकाज पर सवाल उठने लगे, जांच की तैयारियां होने लगीं, सुप्रीम कोर्ट का दखल आने लगा। अडानी समूह भी अपने कर्ज को लेकर परेशान दिखाई दिया, उसने अपने शेयरों के बदले कर्ज एडवांस में चुकाना शुरू कर दिया। बहुत सारी और घटनाएं आई। तो मनोहर लाल को महसूस हुआ कि ये धुआं आग के बगैर नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल रहा था दाल में, कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर था जिसे वो ये देख नहीं पाए या उन्हें देखने नहीं दिया गया। तो सर अब फिर बुनियादी सवाल क्या है उनके मन में, वो जानना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं? मनोहर लाल जैसे हमने कहा, आम भारतीय के तरीके से उन्हें इतने पेच, उन्हें ईबिटा और उन्हें फंडामेंटल्स, उन्हें डिफरेंट रेशियोज के बारे में तो पता नहीं है अडानी समूह। लेकिन मनोहर लाल को इतना तो समझ में आ गया कि अडानी समूह कर्ज के फंदे में फंस गया है। अडानी समूह ने कुछ इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है जितना चुकाने की उसकी शायद क्षमता तात्कालिक तौर पर नहीं थी, या कुछ ऐसे घटनाक्रम है जिनके कारण कर्ज का बोझ अडानी समूह पर बहुत बड़ा है। नंबर तो जो लोग अडानी समूह को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि $30 बिलियन के आसपास का कर्ज है। पर उन्हें 2 सवालों का जवाब नहीं मिल रहा शुभम। उनका पहला सवाल ये कि अडानी समूह के साथ ये सब कुछ अभी ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? कर्ज आज तो नहीं लिया गया, कर्ज तो लिया जा रहा है 2017-18 से 19 से सारी परियोजनाएं इतने समय से आ रही, तो अभी ही ये ऐसा वक्त क्यों था जब ऐसा इस समय क्यों हुआ? और दूसरा उनका सवाल यह है कि अडानी समूह ने आखिर इतना कर्ज लिया ही क्यों? क्या जरूरत थी अडानी समूह को इतना सारा कर्ज लेकर अपने आप को इस संकट में फंसा देने की कि उनकी बेटी की शादी के लिए बचाए गए पैसे की 1/3 पूंजी भी इसमें डूब जाती? निकेई की ताजी रिपोर्ट आई कि अडानी समूह का टोटल कर्ज, कंपनियों का सारा कर्ज अगर आप मिला लें तो भारत की GDP का 1% है। बहुत बड़ा नंबर है। भारत में जितना भी अभी तक के जितने कर्ज और कर्ज डिफॉल्ट आए उनकी तुलना में ये बहुत बड़ी राशि है, जो भारत के GDP के 1% के बराबर है। तो चलते हैं हम लोग शुभम मनोहर लाल जी की मदद करते हैं। मनोहर लाल जी को ये समझाने की को समझने में इस बात की मदद करते हैं कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और मनोहर लाल की पहली उलझन से हम लोग उलझते हैं और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। मनोहर लाल की पहली उलझन है कि ये आखिर इसी समय, इस वक्त अडानी समूह के साथ ये संकट क्यों आया? ये जो इसकी समय है, जिसकी टाइमिंग है, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ हम एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं आपको, जिससे आपको थोड़ा दिलचस्पी आएगी। फ्रेड फ्लीट नाम के एक सज्जन थे, जो उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जो टाइटैनिक का जहाज डूबने के बाद भी बच गए थे। टाइटैनिक के जहाज पर थे। उन्होंने बाद में, जब टाइटैनिक जहाज डूबने के बाद जो लोग बचे थे उनके साथ जब इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने बताया कि अगर जहाज पे दूरबीन होती तो शायद दूर से उस ग्लेशियर को देख लिया जाता और टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ये क्या बेसिर पर अहमक की बात है। उस दौर में दुनिया का सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा जहाज, और उसमें दूरबीन नहीं थी। इतने आधुनिक जहाज के पास दूरबीन तक नहीं थी जिससे वो देख सके कि आगे समुद्र में क्या दिखाई दे रहा है। दरअसल किस्सा यूँ हुआ कि डेविड ब्लेयर उस वक्त मशहूर टाइटैनिक में सेकंड ऑफिसर थे, जो जहाज को चलाने के क्रू का हिस्सा थे। जहाज की रवानगी से पहले ब्लेयर को हटाकर उनकी जगह ज़्यादा तजुर्बेकार अधिकारी को सेकंड ऑफिसर बना दिया गया, और जहाज की रवानगी से पहले ही ब्लेयर से कह दिया गया कि अब आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जगह एक बेहतर अधिकारी आ गया है। ब्लेयर को जहाज से जाना पड़ा। ब्लेयर के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का विषय था, कितना बड़ा टाइटैनिक था जिसको उन्हें सेल कराना था, आगे ले जाना था। उनकी जगह दूसरा अधिकारी आ गया। तो ब्लेयर झुंझलाए थे और गुस्से में वो जहाज छोड़ने से पहले उस लॉकर की चाबी अपने साथ लेकर निकल गए
जिसमें वो दूरबीनें रखी हुई थी, ऐसा टाइटैनिक के संस्मरणों के में बताया जाता है। और इसके बाद क्या हुआ हमें पता है, 1522 लोग इस हादसे में मारे गए थे। यही है वो केओस थ्योरी, या यही है वो बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसमें कोई बड़ी घटना का सूत्र कहीं बहुत छोटी घटना से शुरू होता है और जहां से एक लंबा चक्र घटनाओं का बनता है और जिससे बड़ा तूफान आता है। अडानी समूह का संकट इसी एक बड़े केओस थ्योरी का हिस्सा जो इस समय आया, इसे हमें समझना जरूरी है। दरअसल अडानी समूह की मुसीबतों की शुरुआत हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ नहीं हुई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो उस मुसीबत को समझकर मौके पर चीज़ों को पहले से पढ़कर आई थी, जो कि हर बाजार के एनालिस्ट, विशेषज्ञ, हेज फंड, शॉर्ट सेलर्स ऐसा ही करते हैं और उनके कामकाज का तौर तरीका ऐसा ही है और ये स्थापित सत्य है। दरअसल अडानी समूह की मुसीबतों की शुरुआत शुभम उस दिन हुई थी जिस दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था। वहाँ से इसकी तार शुरू होते हैं। पूरी दुनिया में धातुओं की कीमत बढ़ी, धातुओं की कीमत बढ़ने के साथ कच्चा तेल खौलने लगा, कच्चा तेल खौलने लगा तो महंगाई आई तो दुनिया में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई। और इसी के साथ जहाँ जहाँ जिसके जेब में, खाते में, बैलेंस शीट में, दुकान में, घर में, सरकार के खजाने में, जहाँ जहाँ जो कर्ज रखा था उसकी लागत या उसकी देनदारी बढ़ने और उस पर ब्याज का बोझ बढ़ने के अलार्म बजने लगे। वो कहीं छोटा कहीं बड़ा बजने लगा और इस पर हम लगातार अलग अलग मनी सेंट्रल में भी और इकोनॉमिका में चर्चा करते रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बाजार में ब्याज दर बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा चिंता होती है कंपनियों को, क्योंकि सरकारें तो फिर भी कर्ज को मैनेज कर लेंगी, वो कर्ज राइट ऑफ कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, नोट छाप सकती हैं, पर कंपनियों के खाते में जो जमा कर्ज है उसका कोई रास्ता नहीं। तो सबसे पहले जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो कॉर्पोरेट डेट, कंपनियों का डेट सबसे बड़ी चिंता में सामने आता है, क्योंकि महंगाई के कारण उनके कारोबार टूटते हैं, डिमांड खत्म होती है, मांग में कमी आती है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने के साथ रिसेशन की संभावना आती है। आने वाले समय में उनके ग्रोथ के आकलन गिरते हैं, जैसा भारत में भी हमने देखा, पूरी दुनिया में भी देखा। दूसरी तरफ जो कर्ज उन्होंने ले रखा उसका बोझ बढ़ने लगता है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं और उन्हें नए कर्ज और महंगे मिलना शुरू होते हैं। यही वो वक्त था, लगभग 2021 के अंत का वक्त था, जब IMF ने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट कर्ज की बेहद बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। अब आप तार जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि समस्या कहाँ से शुरू होती। कॉर्पोरेट कर्ज की भयानक समस्या शुरू होने वाली है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2008 का जो वित्तीय संकट आया था उसके बाद ब्याज दरों में बड़ी कटौती हुई थी। इस सस्ते कर्ज की मदद से दुनिया भर की कंपनियों ने खूब पैसा उठाया, बॉन्ड के जरिए, कमर्शियल पेपर्स के जरिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए। शुभम 2020 के अंत में जब कोविड की दूसरी लहर के करीब था, भारत में दुनिया में कॉर्पोरेट कर्ज वर्ल्ड के GDP का 98% हो गया था, यानी करीब $83 ट्रिलियन का कॉर्पोरेट डेट था। ये आंकड़ा आपके सामने IMF की रिपोर्ट से आपको दिखाई देता है। 2020 में एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कंपनियों का रिकॉर्ड डेट था, जो उन्होंने पैंडेमिक के दौरान भी जुटाया था और उससे पहले भी जुटाया था। यही वो कर्ज था, ब्याज दर बढ़ते ही इस पर खतरे का, इस पर संकट के बादल मंडराने लगे, रेटिंग प्रोफाइल्स बदलने लगी, कंपनियों की कर्ज चुकाने की क्षमताओं पे सवाल उठने लगे। जिसका जितना कैश फ्लो था, जिसके पास जितनी ताकत थी, उस आधार पर दुनिया भर के जो रेटिंग एजेंसियां थी वो कंपनियों का आकलन बदलने लगी। कोविड आया तो कोविड के दौरान कंपनियों ने और ज़्यादा कर्ज उठाया था, क्योंकि कोविड के दौरान कंपनियों के कारोबार बैठे हुए थे। उन्हें चलाने के लिए, अपने पूंजी बचाने के लिए, उन्हें कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ा था। आपको याद होगा कि भारत में कोविड के दौरान रिजर्व बैंक ने 3 लाख करोड़ रुपए की स्पेशल कर्ज विंडो खोली थी, जो कंपनियों को दी गई थी। सरकार ने भी इस बात के लिए काफ़ी प्रमोट किया कि कंपनियों को सस्ता कर्ज दिया जाए। कोविड के दौरान $12 ट्रिलियन का नया कर्ज कंपनियों ने और जुटा लिया। कोविड आने से पहले जो कर्ज था उसमें $12 ट्रिलियन का कर्ज कंपनियों ने और जुटा लिया, क्योंकि कोविड के दौरान तो ऑलमोस्ट कर्ज की ब्याज दर शून्य हो गई थी। अमेरिका में तो 0 ब्याज दर हो गई थी पूरी दुनिया के देश बाजारों में, तो इससे ज़्यादा कोई अच्छा मौका नहीं था। तो कंपनियों को लगता था कि 0% पे अगर कर्ज मिला तो उन्होंने $12 ट्रिलियन का कर्ज और जुटा लिया था। मैं आपको अडानी से तार इसके जोड़ते हुए बताता चलूँगा। यही वो दौर था जब अडानी समूह ने अपनी ज़्यादा बॉन्ड प्लेसमेंट्स की थी। अडानी समूह ने बैंकों से कर्ज लिया था। अडानी समूह ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज लिया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भारत में तो ब्याज दरें कम थी पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो ब्याज दरें बिल्कुल शून्य थी। तो उस दौरान अडानी समूह की इंटरनेशनल बोरोइंग्स या ग्लोबल बोरोइंग्स बढ़ी थी।
अगर अडानी समूह का ज़्यादातर बॉन्ड और कर्ज देखें जो विदेश बाजार से आता है वो यहीं से आता है। IMF ने एक तकनीक विकसित की है जो कि मशीन लर्निंग और की पर आधारित है। इसके आधार पे वो 55 देशों के 55 प्रमुख बड़े देशों में कंपनियों का जो कर्ज है, कॉर्पोरेट कर्ज, उस पर नज़र रखता है और उसकी मॉनिटरिंग करता है। और इस मॉनिटरिंग के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 33 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की ऐसी हैं जिनमें कंपनियां गंभीर कर्ज संकट की तरफ बढ़ रही हैं। डिफ़ॉल्ट्स आएंगे, कंपनियां कर्ज नहीं चुका पाएंगी, उनके कारोबार टूटेंगे, ख़त्म होंगे। और जो सबसे ज़्यादा जोखिम में फंसी कंपनियां हैं, जिन देशों की कंपनियां हैं, उन देशों का हिस्सा दुनिया के GDP में 21% है। और इसलिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था में अडानी समूह के संकट के कारण सिस्टमिक क्राइसिस के खतरे देख रहे हैं, चीज़ें लड़खड़ाने के खतरे देख रहे हैं। ब्याज दर जब बढ़ती है शुभम, तो कंपनियों के लिए नया कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुराने कर्ज को चुकाने की क्षमता नहीं होती, नया कर्ज आसानी से मिलता नहीं और पुराने कर्ज का पुनर्गठन भी मुश्किल हो जाता है। IMF ने इसी को सिस्टमिक रिस्क कहा है। IMF ने यही कहा है कि अब दुनिया में जो कर्ज के संकट का सिस्टमिक रिस्क है वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। एक कॉर्पोरेट रिस्क का एक रेशियो है और इसमें कितने देश लो रिस्क और हाई रिस्क के परसेंटेज में IMF का आकलन बताता है। और ये सब पुतिन का जो रूस का यूक्रेन पर हमला था उसके बाद से शुरू हुआ था। सिस्टमिक रिस्क जब भी कोई दुनिया की एजेंसी कहती है तो वित्तीय बाजार कांप उठते हैं। क्यों कांप उठते हैं? क्योंकि कंपनियों का एक पैर बॉन्ड मार्केट में होता है और दूसरा पैर स्टॉक मार्केट में होता है आमतौर पर। और अगर एक पैर लड़खड़ाता है तो दूसरा पैर अपने आप गिरता है, खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। अडानी समूह का पैर तो दरअसल खींच रहा था बॉन्ड मार्केट और डूब रहा था स्टॉक बाजार, और वहां आकर अब हम ये उस क्यों की परिस्थिति है जिसकी वजह से अडानी समूह के संकट की शुरुआत अभी होती है। सर, भारत के संदर्भ में देखें तो अडानी समूह है, लेकिन अगर देखें तो इस ढलान की शुरुआत, क्योंकि आपने कहा कि पूरी दुनिया में विकासशील देश कंपनियों कर्ज ले रही थी, बटोर रही थी, तो इसके शुरुआती संकेत मिलने कहाँ से शुरू हुए थे? एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भारत में अडानी समूह GDP का टोटल कर्ज GDP का 1% है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और भारत, जहां कॉर्पोरेट डेट की क्राइसिस इमर्ज करना शुरू हुई। सितंबर 2021 में चीन की सबसे बड़ी विशाल फर्म एवरग्रांड कोलैप्स कर गई, डिफ़ॉल्ट कर गई। कोविड के कारण चीन के प्रॉपर्टी बाजार में क्राइसिस थी। $300 अरब का कर्ज था एवरग्रांड पर। कंपनी ने दिसंबर 2021 में अपना पहला डिफ़ॉल्ट किया और इसके साथ चीन का पूरा प्रॉपर्टी बाजार बैठने लगा। और चीन के चीन के GDP में रियल एस्टेट का हिस्सा करीब 41% है। पिछले साल तक एवरग्रांड किसी तरीके से एवरग्रांड लगभग सीमित हो गई, कारोबार सीमित हो गई, सरकार की तरफ से मदद दी गई, अपने कर्ज की पुनर्गठन की तैयारी कर रही थी। तब तक अडानी समूह में कर्ज की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। क्या आपको याद होगा, चूँकि अभी हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे जहन में ताज़ा है, या हमारे बाकी जहन में रिपोर्ट हमारे ताज़ा हैं, लेकिन थोड़ा पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा। अगस्त 2022 में क्रेडिट साइट की एक रिपोर्ट आई थी। क्रेडिट साइट प्रतिष्ठित कंपनी है जो दुनिया के देशों की कंपनियों की कर्ज क्षमताओं का आकलन करती है। क्रेडिट साइट की इस रिपोर्ट में पहली बार खुलकर यह कहा गया था कि अडानी समूह उस वक्त जब आई थी 2.39 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में दबा है। वक्त बुरी तरह बिगड़ रहा है इस समूह के लिए। कर्ज लेकर कारोबार करने का तरीका इस समूह पर भारी पड़ेगा। क्रेडिट साइट ने उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि कंपनी कर्ज के जाल में फंसने जा रही है और डिफ़ॉल्ट के खतरे मंडरा रहे हैं। इस रिपोर्ट पर काफ़ी सक्रियता हुई थी। अडानी समूह ने तत्काल बयान दिए थे, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, याद होगा हमको, बयान आए थे और सब कुछ अच्छा था। इस वक्त जब ये रिपोर्ट आ रही थी, इस वक्त अडानी समूह ने भारत के सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा टेक ओवर किया था, सबसे बड़ा अधिग्रहण किया था और सबसे महंगा अधिग्रहण था। भारत के इतिहास के सबसे बड़े महंगे अधिग्रहण में था। अडानी समूह ने $10.5 अरब में, $10.5 अरब में स्विस कंपनी होलसिम से अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया था। भारत के बैंकर इस अधिग्रहण को फंड करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सारा का सारा अधिग्रहण विदेशी बैंकों से फंड कराया गया था। यानी जिस समय एक रिपोर्ट वक्त पर खतरे का अलार्म बजा रही थी, तब भारत का रिजर्व बैंक भी नहीं सुन रहा था और सेबी भी नहीं सुन रहा था। और अगर सेबी और रिजर्व बैंक सुन रहे होते तो मनोहर लाल अपनी बेटी की शादी की 1/3 बचत न गंवा चुके होते। उस समय अडानी समूह ने इसको रिफ्यूट किया, नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, ठीक है, और ये अधिग्रहण हुआ और तालियां बजी कि अडानी समूह ने देश के सबसे बड़ा
सीमेंट अधिग्रहण कंपनी का अधिग्रहण हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट अपना असर कर गई, ये रिपोर्ट अपना काम कर गई, क्योंकि ये रिपोर्ट समय पर आई थी। ठीक इसके बाद ही अडानी समूह में एफपीओ की कोशिश शुरू हुई, बात शुरू हुई। यही वो घटनाक्रम था। अगर आप याद करें, पिछले साल सितंबर अक्टूबर के दौरान पहली बार एक खबरें बाजार में तैरी कि अडानी समूह देश का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आएगा। इससे पहले तक अडानी समूह ने अपनी इक्विटी बेचने की कोशिशें कभी नहीं की थी। 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आया। उस एफपीओ में ये साफ साफ कहा गया कि उसका एक हिस्सा कर्ज चुकाने में जाएगा। यानी कि कर्ज का अलार्म या कर्ज का कांटा महसूस हो रहा था, चुभ रहा था, जिसे कितना भी ढकने की कोशिश की जाए, पर कर्ज जो है ना वो रक्तबीज की तरह होता है। एक जगह से गिरेगा तो दूसरी जगह से उग जाएगा, कर्ज छिपता नहीं। तो कर्ज के लिए कंपनी ने कर्ज चुकाने की कोशिशें शुरू कर दी थी इक्विटी या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए बेचने में, क्योंकि अब कंपनी को कर्ज मिलने में दिक्कत भी हो रही थी और कर्ज महंगा था और इक्विटी के बिना, बेचने के बिना काम नहीं चलने वाला था। अब फिर आया ये एफपीओ। इसी एफपीओ की रोशनी में कंपनी के मौजूदा शेयरों की मौजूदा कीमत पर सवाल उठे। जब कंपनी एफपीओ लेकर आई तब तक के सवाल जटिल हो गए थे कि कंपनी के पास इतना कर्ज है, प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है, तो शेयर इतना महंगा क्यों है कि आप इतना महंगा शेयर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में निवेशकों को क्यों दे रहे हैं। सवाल उठे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, सब कुछ लड़खड़ा गया। अडानी समूह के कर्ज और उसके बाद उठा संकट आपके सामने है। 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेशकों के डूब चुके हैं। मनोहर लाल तो बेचारे उंगलियां के अपना कंधा तक इसमें जला बैठे। सर, सारी बात है कर्ज की। कर्ज लिया, कर्ज महंगा हुआ, कर्ज नहीं चुका पाया, डिफॉल्ट का खतरा हुआ। तो अब दूसरी उलझन ही यही थी दरअसल कि इतना कर्ज लिया ही क्यों था। हाँ। तो मनोहर लाल की अब दूसरी उलझन और सुलझा दीजिए। मनोहर लाल की दूसरी उलझन थी कि अडानी समूह को आखिर किसने कहा था इतना कर्ज लेने के लिए, क्या वजह थी अडानी समूह को इतना सारा कर्ज जुटा लेने की काम तो चल ही रहा था। कंपनी अपने एक सामान्य प्रक्रिया से ग्रो कर रही थी, ग्रो करने देनी चाहिए थी। बाकी लोग भी थे बाजार में, वो सारे इतना कर्ज क्यों नहीं ले रहे थे। बल्कि अगर प्रतिस्पर्धी कंपनियां देखें तो आपको आश्चर्य होगा शुभम कि जिन 3 सालों में भारत में अडानी समूह ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया, उसी 3 साल में भारत की प्रमुख कंपनियों ने अपने को सबसे ज्यादा डीलेवरेज किया। यानी बाकी कंपनियों ने अपने कर्ज चुकाए जब वो अपनी, क्योंकि उन्हें दिख रहा था होराइजन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का खतरा, उन्हें भविष्य में दिख रहा था कि कर्ज महंगे होंगे, तब बड़े समूह भारत में कर्ज चुका रहे थे, डीलेवरेज कर रहे थे, अपनी इक्विटी बेचकर, अपनी संपत्तियां बेचकर और कर्ज के जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब अकेला अडानी समूह था जो शायद दुनिया का कोई ऐसा बैंक है, दुनिया का कोई ऐसा बॉन्ड बाजार नहीं था जहां से कर्ज लेकर नहीं आ रहा था। तो मनोहर लाल का इस सवाल बेहद भोला, ईमानदार और बहुत सीधा और खरा है, जिसका जवाब शायद भारत के नियामकों को या निवेशकों को पूछना चाहिए कि अडानी समूह ने इतना कर्ज क्यों लिया। मनोहर लाल का यह भी सवाल उसके साथ स्वाभाविक है कि अडानी समूह ने के शेयरों का इस कर्ज की जुटाने की होड़ से भी कोई रिश्ता है। शेयरों की कीमत का इस होड़ से कोई गहरा रिश्ता है क्या? क्योंकि एक तरफ कर्ज जुटाया जा रहा था, दूसरी तरफ शेयरों की कीमतें बढ़ रही थी। और यही शुभम इस पूरी कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा है। और इसी गुत्थी को खोलकर हम समझ सकते हैं कि आखिर मनोहर लाल जैसे बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ है। इसके लिए हमें कुछ मोटे तथ्य पकड़ना जरूरी है ताकि इस गुत्थी का कोई सिरा हाथ से खुल ना जाए। सबसे पहली चीज, एक बात पहला तथ्य समझें। निकेई का कहना है कि अडानी समूह पर करीब 41.1 अरब डॉलर का कर्ज है, यानी करीब 3.39 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो भारत के जीडीपी का 1.2% है। अडानी समूह पर कर्ज बीते 4 साल में 2 गुना हो गया है, जबकि और जो रैंकिंग की बाकी कंपनियां थी उन्होंने बीते 4 साल में अपने कर्ज को आधा 1/3 कर लिया है। यह बात आपको क्या प्रत्याशित नहीं लगती? बिल्कुल। ये बात मनोहर लाल को अब समझ में आई कि ऐसा कैसे हो रहा था कि दूसरी कंपनी कर्ज घटा रही थी, अडानी समूह कर्ज बढ़ा रहा था। तो पहला सिरा ये पकड़िए। दूसरा सिरा पकड़िए, अडानी समूह की सभी 10 कंपनियों का कर्ज जीडीपी अनुपात 25% है, यानी 75% कर्ज, 25% के आसपास इक्विटी, जिसमें भी मार्च 2022 में अडानी ग्रीन्स, जिसके शेयर की कीमतों पर सवाल उठने चाहिए, जांच होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, वहां तो डेट इक्विटी रेशियो केवल 2% था पूरी कंपनी में, केवल 2% का, मतलब कंपनी के मालिक की इक्विटी 2% और बाकी सब कर्ज था। इस अडानी ग्रीन्स की हालत हम बाजार में देख भी रहे हैं इस समय। क्रेडिट साइट ने अपनी उस रिपोर्ट में कहा था, अगस्त वाली रिपोर्ट में, जहां से ये पहला लाल झंडा या पहला अलार्म बजाया गया या पहले खतरे की घंटी सुनाई गई, उस समय कहा गया कि कंपनी का, इस समूह का कर्ज और ईबिटा रेशियो, ईबिटा का मतलब जो ब्याज और टैक्स के पूर्व कमाई होती है कंपनी की, उसे ईबिटा कहते हैं तकनीकी भाषा में, ये रेशियो 10% से ज़्यादा था, 10% से ज़्यादा था। हालांकि कंपनी ने बाद में, अडानी समूह ने जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद अपनी सफाई दी तो उसमें माना कि ये तो कम हो गया है, इसमें गिरावट आई, लेकिन तब तक बाजार में ये स्थिति बनी हुई थी।
चौथा सूत्र पकड़िए। पहला सूत्र, रिकॉर्ड कर्ज, 4 साल में कर्ज 2 गुना हो जाना। दूसरा, अडानी समूह का अनएक्सपेक्टेड हाई डेट टू इक्विटी रेशियो। तीसरा, इबिटा और कर्ज का रेशियो। हम फंडामेंटल्स पता, थोड़ा तकनीकी है लेकिन समझना जरूरी। मनोहर लाल जी को बहुत नुकसान हुआ है तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं जानना। चौथी चीज, कंपनी ने हाल के वर्षों में अपनी पूरी की पूरी फ्रेश कैपिटल कर्ज से जुटाई। 100% कैपिटल फिनांस कर्ज के जरिए आया, डेट बॉन्ड बेचा, बैंकों से कर्ज, सब कुछ डेट के जरिए फिनांस किया गया। कैपिटल में इक्विटी का हिस्सा नहीं था, केवल ये 20,000 करोड़ का एफपीओ जो फेल हुआ, उसके बाद इक्विटी का हिस्सा नहीं था। पांचवी चीज और महत्वपूर्ण चीज, अडानी समूह बुनियादी ढांचे के जिन कारोबारों में है वे अर्थव्यवस्था में विकास दर गिरने से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनमें बहुत तेज गिरावट आती है इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में। कौन से कारोबार हैं आपके सामने हैं, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो। एयरपोर्ट में अडानी समूह ने निवेश किया, 2 साल कोविड आ गया, एयरपोर्ट्स में कामकाज बंद हो गया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हों, चाहे बिजली से जुड़े हुए हों, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन से लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट हों, पूरी दुनिया में इन कारोबारों में अधिकतम मार्जिन 4 से 5% का है। ग्लोबल कंपनियां जो बहुत इफिशिएंट हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो भी जिस तरीके के कारोबारों में अडानी समूह निवेश करता है वहां केवल 4 से 5% के मार्जिन पे काम करती। अडानी समूह का प्रॉफिट मार्जिन अभी 4% से कम है, 3.6% से ये। इसमें बढ़ोतरी होगी, आगे होनी थी अगर ये संकट नहीं आता, लेकिन इसके साथ कर्ज का बोझ और ज़्यादा भारी होता जाएगा क्योंकि कर्ज का ब्याज बढ़ता चला जाएगा। और छठी और महत्वपूर्ण बात ये कि यही वजह है कि ये जो 5 कारण हमने आपको बताए, इन वजहों के कारण हैडनबर्ग से लेकर दुनिया भर के सारे विशेषज्ञ बात कह रहे थे कि अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ जो 3200 रुपये पर आया था वो वास्तविकता से बहुत ऊंची कीमत है। यानी इन सारे तथ्यों की रोशनी में शेयर की कीमत में 85% का डाउन साइड है, मतलब 1100 रुपये 1200 रुपये के आसपास का शेयर नहीं है। ये अडानी समूह की बैलेंस शीट का ताज़ा आंकड़ा, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें थोड़े बदलाव होते रहे हैं, ये आंकड़ा आपके सामने है। सर, अब बड़ा सवाल ये होता है कि जब पूरा सब कुछ कर्ज पर था, आपने बताया कि ऐसी ऐसी कंपनी है जहाँ 98% कर्ज है, 2% इक्विटी है, सारी फ्रेश पूंजी कर्ज से जुटाई गई, फिर शेयर इतने महंगे कैसे हुए? हाँ, अब ये सवाल जो मनोहर लाल जी ने हमसे पूछा यहीं से हम इस समस्या का कब की जड़ तक पहुंच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कंपनियां। जब सवाल ये होगा कि कंपनी जब इतने कर्ज पर चल रही थी तो शेयर में निवेश करने वाले लोगों को पता नहीं था क्या? फिर शेयर स्टॉक्स इतने महंगे कैसे होते चले गए जिनमें 85% की गिरावट की संभावना बताई गई? कीमत वास्तविक रूप से 1000 रुपये थी, 3032 रुपये का स्टॉक था। फिर जब ये स्थिति थी तो समूह कर्ज पर कर्ज क्यों लेता जा रहा था? कंपनी तो स्टॉक्स के बदले कर्ज ले रही थी कि 700 से 800 मिलियन डॉलर की तो शेयर फिनांसिंग है जो शेयर को गिरवी रखकर की गई, जिसे वापस किया गया। अद्भुत सी कहानी है, बड़ी पेचीदा और भीतर तक काफ़ी रोमांचक सी कहानी दिखती है जब अडानी समूह को आप भीतर से इसके काम पिछले 2 साल के 3 साल से काम को देखें। पर इस सवाल का जवाब जो शुभम ने पूछा कि आखिर कंपनी इतना कर्ज क्यों ले रही थी, कर्ज पर कर्ज चल रहा था, इसका जवाब मिलता है हमें जिम कॉलिंस के पास। जिम कॉलिंस अमेरिका के मशहूर लेखक हैं, एनालिस्ट हैं, शोधकर्ता हैं। उन्होंने छोटी बड़ी कंपनियों के काफ़ी बड़े अध्ययन किए हैं, उनको लोग सुनने, उनको पढ़ने आते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध किताब है हाउ द माइटी फॉल, बड़ी कंपनियां कैसे ध्वस्त होती हैं और गिरती हैं। कॉलिंस ने अपनी इस किताब में कई सारे अलग अलग अध्ययन किए हैं। उसमें ये भी बताया कि कौन सी कंपनियां सर्वाइव कर जाती हैं। इस अध्ययन में उन्होंने बताया है कि बड़ी कंपनियां क्रमशः खुद को ख़त्म करने लगती हैं, वो खुद को अपना ही नुकसान करते हुए अपने को ख़त्म करने लगती हैं। और इसके लिए जिम कॉलिंस ने किसी भी कंपनी के क्षरण या विघटन के 5 चरण बताए हैं। इन 5 चरणों में एक माइटी विराट कंपनी खत्म होकर शून्य की तरफ चली जाती है या खत्म हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है। पहला चरण जिम कॉलिंस बताते हैं कि शुरुआती सफलता मिलती है, कुछ अच्छे मुनाफे आते हैं, मीडिया की कवरेज मिलती है, नेताओं से दोस्ती होती है, राजनीतिक रूप से कनेक्ट बनता है और कंपनी के मालिक सोचने लगते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कहीं भी निवेश कर सकते हैं। यह पहला चरण होता है। दूसरा चरण होता है, इसके बाद शुरू होता है अंधाधुंध विस्तार, अनब्रिडल्ड एक्सपेंशन, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उसकी एक्सपेंशन की, नई परियोजनाओं में निवेश, जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा हो जाने की कोशिश। और इसका के उदाहरण भारत में हमने अनिल अंबानी समूह के साथ देखा, जो हमारे सामने देखिए। अब उसकी कंपनियों की स्थिति है कि एनसीएलटी में ग्राहक ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तीसरी चीज़ जिम कॉलिंस ने अपनी किताब में लिखी कि जब ये दूसरी स्थिति आती है, इस बीच में संकट के संकेत आना शुरू होते हैं, तब ये कंपनियों के प्रबंधन संकट को नकारते हैं और जोखिम की अनदेखी करते चले जाते हैं, जो कि हमने अभी आपको अडानी समूह के ताजा घटनाक्रम के संदर्भ में दिखाया।
चौथा, संकट से उबरने की कोशिश शुरू होती है और उस कोशिश में भविष्य की संभावनाओं को कुर्बान करना पड़ता है। तभी आप संकट रोक सकते हैं, हेज कर सकते हैं, जब अपनी भविष्य की जो जेन्युइन ग्रोथ की, वास्तविक ग्रोथ की संभावना है, उनसे कंप्रोमाइज करें। अपने को निवेश घटाना पड़ता है, कर्ज कम करने के लिए पूंजी बचानी पड़ती है, कामकाज को सीमित करना पड़ता है। पांचवा, या तो पतन, बैंक्रप्सी, एनॉन के साथ हमने देखा, या किंगफिशर के साथ हमने देखा, या अडानी या अनिल अंबानी समूह के साथ देखा, लंबी रिश्ते जेट एयरवेज के साथ देखा। तो या तो पतन, विघटन या दिवालियापन, या फिर बिल्कुल आकर नीड़ का निर्माण फिर टाइप की स्थिति कि आप एकदम छोटे होकर दोबारा शुरू करते हैं और फिर वो जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। अब अडानी समूह की यात्रा को करीब से देखें आप, ऐसी झलक दिखती है। तो आपको क्या ऐसी झलक नहीं दिखती मनोहर लाल जी, अगर आप ध्यान से देखें? 2020 के बाद कंपनी ने माइनिंग, बिजली, बंदरगाह, हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर पावर, पानी, गैस, धारावी का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट, पावर प्रोडक्शन, एरिया डेवलपमेंट, टेलीकॉम, मीडिया, सब जगह निवेश कर दिया एक साथ। ये सारे, और ये सब कुछ कहाँ से फिनांस हुआ? डेट से फिनांस हुआ। हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है, जिसकी जांच अब अडानी शायद सेबी भी कर रहा है और अडानी समूह खुद भी उसको रिव्यू करना चाहता है। ग्रांट थॉर्नटन के जरिए जो खबर हमारे पास है आ रही है उस हिसाब से कि रिपोर्ट कहती है कि कंपनी ने विदेश में शेल कंपनियां बनाई और उनके जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा मूव किया और शेयर बाजार में उसे वापस लाकर कीमत बढ़ाई। अब ये आरोप सही है या गलत हम ये नहीं कह सकते, ये बात तो जो नियामक हैं वो जांच से साबित होंगे, लेकिन कंपनी के शेयरों की कीमत वास्तविकता से ऊंची थी, ये बात तो स्थापित है, दिखती है, बाजार में दिखाई देती है। तो इसके लिए तो हमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वास्तविकता से फंडामेंटल से ऊंचे शेयर थे। तो शायद क्या कोशिश ये थी कि कंपनी के स्टॉक्स की कीमत लगातार बढ़ती हुई दिखाई जा सके, ताकि एक कृत्रिम वेल्थ, एक आर्टिफिशियल वेल्थ बारोअर्स को दिखाई जा जो लेंडर्स हैं उनको दिखाई जा सके कि वेल्थ बढ़ रही है, निवेशकों का फायदा बढ़ रहा है। और चूंकि निवेशकों में तो सबसे ज्यादा बड़ा निवेशक खुद ही ग्रुप है बिल्कुल स्टॉक में, तो वेल्थ तो दरअसल समूह के मालिकों की ही बढ़ रही है, क्योंकि सामान्य निवेशकों का हिस्सा तो छोटा है। 75% के आसपास, औसत मान लें तो 72% के आसपास प्रोमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग है सारे कंपनियों में, 72 से 75% के आसपास। तो जो कृत्रिम वेल्थ बढ़ रही है, उस वेल्थ के साथ कंपनी की साख में बढ़ोतरी हो रही है और उसे दिखाया जा सके और उसे दिखाकर नए कर्ज को लिया जा सके नई परियोजनाओं के लिए। अब ये एक किस्म का दुष्चक्र था, एक किस्म का विशेष साइकिल था जो हमें समझना जरूरी है। और ये हमारा भारत के संदर्भ में इसलिए जरूरी है, जैसे शुभम ने शुरुआत में इंगित किया कि हम भारत में कारपोरेट्स की तरफ से अच्छी खासी चलती कंपनियों की आत्महत्याओं के ख़त्म करने के इतने रास्ते इतने उदाहरण पिछले 15-20 साल में देख चुके हैं। निवेशकों का कितना वेल्थ इस तरीके की हुब्रिस में इसमें बर्बाद होता है, इसके बारे में ना तो सेबी हमको कभी कोई रिपोर्ट बताती, ना सरकारें कोई रिपोर्ट देती हैं कि कितना पैसा इनसे बर्बाद हुआ। एक किस्म का दुष्चक्र जैसा लगता है कि एक तरफ से परियोजनाएं मिल रही थी, दूसरी तरफ से शेयर की कीमत बढ़ रही थी और दोनों को दिखा के नया कर्ज लिया जा रहा था, नई बोरिंग्स आ रही थी लगातार और बोरिंग्स बढ़ती चली आ रही थी। तो हुआ क्या शुभम कि जैसे शेयर की कीमत टूटी, वैसे ही सबसे पहले शेयरों के बदले लिया गया कर्ज चुकाना पड़ा। सबसे पहला इलाज करना पड़ा कि मरीज बीमार हुआ तो क्या किया जाए, इसके सर के ऊपर जो शेयरों पर जो कर्ज का बोझ रखा हुआ, शेयरों के बदले उसे खाली किया जाए, उसे खारिज किया जाए। जहां नहीं कम हो पाया वहां शेयर बढ़ाने पड़ गए, ज़्यादा शेयर गिरवी रखने पड़ गए। 100 रुपये के शेयर के बदले 1000 रुपये का कर्ज मिला था, जब शेयरों की कीमत 100 से 80 रुपये रह गई तो कर्ज वापस चुकाना पड़ा या ज़्यादा शेयर गिरवी रखने पड़े। इसके बाद कंपनी की कमाई और फिर आने वाले कर्ज और ब्याज भुगतानों का हिसाब किताब बाजार में शुरू हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने दिखती थी, पेपर्स में थी। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, दुनिया भर के बैंकर्स को जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो आंकड़े कहीं हम लेके नहीं आए, ये सारे आंकड़े सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध हैं, जो सर कंपनीज की फाइलिंग्स में या जानकारियों में मिलते हैं। और फिर अंततः साख पे बनाई, अब नया कर्ज मिलेगा नहीं, पुराने कर्ज की चुकौती का दबाव बढ़ता जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन्स का डिस्बर्सल रुक सकता है। टोटल ने कहा कि अब हम ग्रीन हाइड्रोजन में नहीं जाएंगे क्योंकि नया लोन लेने को तैयार नहीं है। इनके बीच डिफ़ॉल्ट के खतरे बार बार आएंगे, समय पर कर चुकाने का दबाव बढ़ता जाएगा। और ये सब ना भी हो तो अब परियोजनाओं में नया निवेश आना, बड़ा निवेश आना मुश्किल है। अब शुभम, यहाँ पर जो बात समझना हमारे लिए ज़रूरी है शेयर बाजार के निवेशकों के लिए और भारत के आम लोगों के लिए, कुछ साल पहले एम्बिट कैपिटल का एक रिसर्च आई थी और रिसर्च बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। हम दरअसल शेयर बाजार के व्यामोह में, उसके उत्साह में कुछ बड़ी वास्तविकताओं को नकारते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते। भारत में एम्बिट ने अपने अध्ययन में पाया था कि भारत में करीब 80% बड़ी और कामयाब कंपनियां अपने प्रबंधन के लोभ
उनके अहंकार, उनके गलत फैसलों के कारण इतिहास के गर्त में खो जाती हैं। और ये बात करने के लिए आपको सिर्फ पिछले 25 साल का निफ्टी और बीएसई सूचकांक देखकर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। या फिर वो अपने क्षेत्र में कभी अगुआ रहती हैं और सबसे पीछे खड़ी हो जाती हैं, जाकर सबसे नीचे की कंपनियां बन जाती हैं। एम्बिट के इस अध्ययन में पाया गया था कि किसी भी क्षेत्र की जो टॉप कंपनी है वो बहुत मुश्किल से औसतन 5 साल टॉप पर रह पाती है, 5-6 साल टॉप पर रह पाती है। बहुत कम ऐसी कंपनियां जो लंबे समय तक उस क्षेत्र में टॉप पर रहती हैं, क्योंकि उसके बाद उसका क्षरण शुरू होता है। थ्योरी जिम कॉलिंस की कि हाउ कंपनीज हाउ माइटी फॉल, हाउ दे सेल्फ डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। जैसे ही वो ऊपर होती हैं जैसे प्रवर्तकों को वही बीमारियां लग जाती हैं जो कॉलिंस ने बताई थी। अब आप जेट एयरवेज को गिनिए, वीडियोकॉन को देखिए, किंगफिशर को देखिए, गीतांजलि जेम्स को देखिए, एबीजी शिपयार्ड को देखिए, एडीएजी अनिल धीरूभाई अंबानी समूह देखिए, लैंको इंफ्रा देखिए, रैनबैक्सी देखिए। लिस्ट ही लिस्ट है भारत में पिछले 2 सालों में उन बड़े ब्रांड्स के खत्म होने की शेयर बाजार में जो कभी भारत की कॉर्पोरेट की सफलता के बड़े नायक बने हुए थे। और जाते जाते कंपनियां अपनी बीमारी और स्टार्टअप्स को भी सौंप गई। यही बीमारियां भारत की यूनिकॉर्न्स को भी सौंप गई। तो किस्सा होता है ये कि एम्बिट का यह रिसर्च बताता है कि हर डिकेड में बीएसई की 500 की 85% कंपनियां सूचकांक से बाहर निकल जाती हैं। अगर बीएसई 500 का 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 85% कंपनियां जो सूचकांक लीड कर रही थी, जो इंडेक्स में लीड कर रही थी, जिनके नाम पर शेयर बाजार जिनकी कस्में खाता था, वो 85% कंपनियां बाहर हो जाती हैं। निफ्टी में की भी 50% कंपनियों का ऐसे ही हश्र होता है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। जबकि विकसित देशों में अगर आप देखें तो ऐसा होने वाली कंपनियां करीब 25% हैं, यानी वहाँ 25% कंपनियां अपने टॉप इंडिसेस से बाहर होती हैं अपनी गलतियों के कारण। गलतियां वहाँ भी होती हैं, इमरान की कहानी आप देख लें या बाकी बड़ी कंपनियों की कहानी देख लें। उभरते बाजारों में ये प्रतिशत 30 से 40%, भारत में ये प्रतिशत सबसे जा रहा है। तो अब अडानी समूह किस तरफ जा रहा है, सवाल है। मनोहर लाल अब दूर की देख पा रहे हैं क्या, कि उन्हें क्या होता दिखाई दे रहा है? क्या आप दूर की देख पा रहे हैं? मूडी जैसी एजेंसियां क्या देख रही हैं, उन्हें क्या दिखने लगा है? वो बताने लगी हैं। वो क्या बताने लगी हैं? हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी इस खबर को जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मनोहर लाल जी के सवालों का जवाब तो शायद हमने देने की कोशिश इस एनालिसिस में की है, ताकि आप समझ सकें कि अडानी समूह के साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उसे भी समझने के कुछ सूत्र हम आपके हाथ छोड़कर यहाँ जा रहे हैं। चलिए, और अडानी समूह का पूरे घटनाक्रम पर तो हमारी नज़र बनी है, लेकिन आपने आज ये भी जान लिया कि जेट एयरवेज को क्या हुआ, किंगफिशर को क्या हुआ, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को क्या हुआ, एबीजी शिपयार्ड को क्या हुआ, वीडियोकॉन को क्या हुआ, किंगफिशर को क्या हुआ। ये भी जिम कॉलिंस ने बताया था। वही थ्योरी सब जगह अप्लाई हुई, वही किया जो नहीं करना था और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। निवेशकों की पूंजी तो खैर सबसे अंत में देखी जाती है कि यहाँ कितनी डूब गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवाल जवाबों की बारी। पहला सवाल सुमित का, बजट में टैक्स छूट क्या खपत को सहारा देगी? वो ये कह रहे हैं कि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय सरकार ने फ्री की है, क्या इससे खपत को सहारा मिलेगा अगले साल? शुभ, नए टैक्स रिजीम में भी बहुत कम लोग शामिल हैं। इस अगले साल से ये डिफ़ॉल्ट रिजीम हो जाएगी, मतलब अगले असेसमेंट ईयर से जो नया असेसमेंट शुरू होगा। कितने लोग इसमें शामिल होकर टैक्स दरों में रियायत का फ़ायदा लेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी भारत में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, छोटी संख्या है, और उसमें भी अधिकांश टैक्स पेयर्स वो हैं जो बचत पर मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ लेते हैं, चाहे वो होम लोन के जरिए हो, चाहे वो बीमा में निवेश के जरिए हो, एटीसी के जरिए हो, हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए हो। तो अभी ये कहना मुश्किल है। 5-6 महीने बाद हमें तस्वीर दिखाई देगी कि इस नई स्कीम का आकर्षण क्या वापस लौटा, लोग आ पाए इसमें, क्योंकि पिछले 2 सालों में तो इस स्कीम में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाई दिया। तो इसका कंजम्पशन पर कोई बड़ा असर पड़ेगा इसे अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगी, आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा। सर अगला सवाल वेद जी का है, क्या सरकार बीएसएनएल में अपनी हिस्सेदारी किसी विदेशी कंपनी को नहीं बेच सकती? वो ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के साथ जो गलती की, क्या सरकार बीएसएनएल के साथ नहीं कर रही? बीएसएनएल को लेकर सरकार दुविधा में है। दुविधा ये है कि टेलीकॉम बाजार में आमतौर पर डुओपोली बन चुकी है। वोडाफोन कब तक इस
लड़ाई में इन दो बड़े दिग्गजों के सामने लड़ेगी इतने सारे कर्ज और घाटे को और नुकसान को लेकर पता नहीं। सरकार के भीतर बीएसएनएल को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं दिखाई देती है। बाजार का हिस्सा तो बीएसएनएल लूज कर ही रही है। रिवाइवल के लिए भी सरकार अगर उसे रिवाइव करना चाहे तो बड़ा निवेश कर सकती है, लेकिन आमतौर पर सरकार अपनी कंपनियों को लेकर फैसले लेने में देरी ही करती है, वक्त पर सही फैसले नहीं करती है और बीएसएनएल उसी फैसले में देरी का शिकार है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर बहुत आगे निकल चुका है। प्रतिस्पर्धी कंपनियां अगर आप जियो और एयरटेल को देखें तो वो जहां जाकर खड़ी हैं, बीएसएनएल तो शायद अपने मौजूदा अवतार में कभी भी वहां पहुंच ही नहीं सकती, भले ही उसके पीछे पूरी सरकार खड़ी हो, फिर भी उसके साथ उसका ये रिवाइवल शायद नहीं होगा। चलिए अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। सर, इनकम वाले खाने में क्या खास है? इनकम वाले खाने में हम आप चूँकि शेयर बाज़ार में काफ़ी तेज उतार चढ़ाव है, म्यूचुअल फंड बाज़ार में काफ़ी तेज उतार चढ़ाव है, हमारे पास हम बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से आकलनों से आपके सामने शोज़ लेकर आते हैं, लेकिन हम फिर आपको सलाह देंगे कि ये वो मौका है जहां गलतियां होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा है आपके निवेश को लेकर, और इसलिए आप हमारे हेलो मनी 9 से लगातार जुड़े रहिए। हम रोज़ आपके लिए एक हेल्पलाइन लेकर आते हैं जिसमें एक विशेषज्ञ आता है, जिससे हम आपके पूरे सवालों का जवाब देते हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हैं कि अगर अडानी समूह का स्टॉक गिर रहा है तो बाकी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, अडानी समूह को छोड़ के क्या दूसरे स्टॉक्स को खरीद लिया जाए, क्या अडानी समूह में इतनी ताकत है कि वो बाजार को हमेशा गिराए रख सकता है। इस तरीके के असंख्य सवाल आपके दिमाग में होंगे। बेहतर यह है कि आपका निवेश आपका व्यक्तिगत निवेश है, आपका फाइनेंस आपका पर्सनल फाइनेंस है, आपका व्यक्तिगत फाइनेंस है, और पर्सनल फाइनेंस के लिए आपको पर्सनल जवाब की ज़रूरत है। मनी 9 के साथ बने रहिए, मनी 9 की हेल्पलाइन के साथ बने रहिए। रोज़ हम आपको बताते हैं कि अगले दिन कौन विशेषज्ञ आएगा, उससे क्या बात कर सकते हैं। अपने सवालों को स्पष्ट रूप से बनाइए, स्पष्ट सवाल पूछिए और स्पष्ट जवाब लीजिए, ताकि इस तूफान में जिसमें बहुत सारे निवेशक बहुत सारा पैसा गंवा चुके हैं, सरकार भी बजट से कोई बड़ी बचतों को रियायत नहीं देने वाली है, ऐसी स्थिति में आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। मनी 9 के तमाम शो, मनी 9 के तमाम और प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हमेशा खुले हैं। वहाँ पर आकर आप अपना सवाल, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और हमारी टीम आपको उनके जवाब, उनके सॉल्यूशन लगातार उपलब्ध कराएगी। सर, किस्सों के सिक्के की झलक? किस्सों के सिक्के में हम इस बार आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया की तरफ जिसके बारे में आप बार बार सुनते हैं तो पर शायद आपने नहीं सुना होगा। आपको याद है कि जब अडानी समूह भी संकट में आया तो खबर आई कि अडानी समूह हेज फंड्स के पास पैसा लेने जा रहा है। ये हेज फंड आए कहाँ से, किसने ये हेज फंड की पूरी रणनीति बनाई, हेज फंड से पहले शेयर बाजारों की दुनिया कैसी थी और हेज फंड्स के आने के बाद शेयर बाजारों की दुनिया कैसी बनी। हेज फंड का आविष्कार करने वाला आदमी इतना अनोखा था कि वो जासूस भी था, वो लेखक भी था, वो सोशलॉजिस्ट भी था, वो रिलीफ वर्कर भी था, वो गरीबों की मदद भी करता था, और उसने दुनिया का पहला हेज फंड बनाया और 5000% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। इस बार सुनिए हेज फंड की कहानी और हेज फंड के आने के बाद दुनिया की तस्वीर, शेयर बाजारों की तस्वीर कैसे बदल गई। शेयर बाजार में निवेश की एक पूरी नई स्ट्रेटेजी जो ट्रेंड इन्वेस्टिंग से अलग आई, जिसके पायनियर हैं हेज फंड, उन हेज फंड्स का पायनियर कौन था, उसका किस्सा इस बार किस्सों के सिक्के में। चलिए सर, चलते चलते एक खास वेब सीरीज और दो चीज़ें, वेब सीरीज भी और किताब भी, क्योंकि हमने हाउ माइटी फॉल का जिक्र किया है, जिम कॉलिंस की किताब है, अमेज़न पर आसानी से उपलब्ध है। आप भी पढ़िए और जानने की कोशिश करिए और फिर उसकी रोशनी में देखिए कि भारत में कंपनियों के साथ क्या हुआ और कैसा होता था। किताब आपके लिए उपलब्ध है, आप मंगाकर पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप बाजार में भारतीय कॉर्पोरेट के भीतर जो बड़ी समस्याएं हैं, जो गहरी समस्याएं, जिन्हें आप समझ सकें। वेब सीरीज देखने के लिए ऑटोमन एम्पायर के इतिहास के एक बड़े दिलचस्प हिस्से पर, जहाँ पर सुल्तान अहमद और ईस्टर्न यूरोप का जो सम्राट था उसके बीच युद्ध का लोमहर्षक सीरीज 5 सीरीज में आई है, व्लाड ड्रैकुला के बीच में। और ये यूरोप के इतिहास का एक बेहद अनोखा, बेहद रहस्यमय, बेहद पेचीदा हिस्सा है, जिसमें ऑटोमन्स ने यूगोस्लाविया तक जाकर, रोमानिया तक जाकर हमला किया था। ये सीरीज़ अगर आप देखना चाहें, अगर आपको यूरोप के उस इतिहास में दिलचस्पी है तो ज़रूर देखें। मैंने इसे देखा है और काफ़ी दिलचस्प सीरीज़ है जानने के लिए। तो ये था हमारा आज का सुपर पैक इकोनॉमिकम, जहां आपने अर्थात को देखा, जहां आपने अपने सवालों के जवाब लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस इकोनॉमिकम के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। अगले इकोनॉमिकम में आपका सवाल अंशुमान जी से बिल्कुल लेंगे, आपको जवाब पहुंचेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।